जय हिंद एवरीवन। तो 90 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज में आज हम जीएस पेपर 6 के यूपी इकोनॉमी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहले हम डिमांड समझते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर, संरचना और नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसको स्पष्ट करना है। यानी पहले पार्ट में आपको ओपिनियन नहीं देना अपना, जो पूछा गया है एज इट इज बताना है, क्योंकि जो स्पष्ट है, एलुसिडेट है, वो एक डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव वर्ड है। जो एक्सप्लेन है एक डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव वर्ड है, जो जिसमें विवरण देना होता है। दूसरा पार्ट है, कह रहा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, असमानताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय, जिसमें वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट के स्पेसिफिक कॉजेज बताने हैं, कारण क्या है। और लेकिन यहाँ पर विश्लेषण करना है, यानी आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। ये डिबेटेबल डायरेक्टिव वर्ड है, यानी इन डेप्थ जाकर के लेयर बाय लेयर, डायमेंशन बाय डायमेंशन कारण को आपको बताना पड़ेगा। आंसर के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, पहला तो ये समझ लीजिए, पहला पार्ट आपका 50 to 60% हो जाएगा और सेकंड वाला पार्ट जो है वो 40 to 50% हो जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में दो पार्ट है, सब पार्ट है। तो पहले हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का या 3 to 4 लाइन का, क्योंकि लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। फिर होगा बॉडी पार्ट। मुख्य भाग में देखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे स्ट्रक्चर, संरचना क्या है। लेकिन ध्यान देना, यहां इकोनॉमी का नहीं पूछ रहा है, यहां पर बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये ध्यान देना है। थीम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, इसी पे क्वेश्चन बनाया गया है। नहीं, कई लोग क्या करते हैं कि भूल जाएंगे क्या पूछा गया है, और जो माइंड में आ रहा है उस समय रिस्पॉन्ड कर रहा है, वही लिखना शुरू कर देंगे। संरचना का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं आप बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, अभी हमने कहा आंसर का स्ट्रक्चर, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो ऐसे ही हर चीज का क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है। तो इकोनॉमी का अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसमें पहले में आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आता है, दूसरे में इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी में सर्विस सेक्टर है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी आता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर में एक और आता है कि क्लास वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, रीजन वाइज, एज वाइज, ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, यदि अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरह डिवाइड करें। दूसरा जो बताना है आपको, वो बताना है नेचर, प्रकृति या स्वभाव। तो जैसे इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? तेज, गर्म, उष्णता। वही चंद्रमा का क्या स्वभाव है? प्रकृति है शीतलता। इसी तरीके से आग का स्वभाव, फायर का स्वभाव क्या है? जलाना। वायु का यदि पहाड़ी क्षेत्र में है तो क्या है? शीतलता प्रदान करना। तो ऐसे सबका अपना एक स्वभाव होता है। तो देखेंगे यहां पर कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो भी बताना हो क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या ए स्टेबल है या टेम्पोररी है, इंक्लूसिव है, समावेशी है कि नहीं, ठीक है, इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। और लास्ट में आपको मेजर पार्ट है, वो है कॉजेज, कारण, जिस पर आपको ज्यादा राइटिंग करनी है। उसके बाद लास्ट में आप 2-3 लाइन का क्या करेंगे? निष्कर्ष देंगे, कंक्लूजन देंगे, बताऊंगा कैसे निष्कर्ष देना है। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक तो इंट्रोडक्शन बेसिक है, जिसको कुछ नहीं आता है वो बेरोजगारी को परिभाषित कर सकता है, जिसमें वो बता सकता है कि बेरोजगारी होता क्या है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो कार्यशील आयु वर्ग होता है, वर्किंग पॉपुलेशन, 15 to 59 ईयर एज को वर्किंग या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। यदि उसमें रोजगार की योग्यता है और वह इच्छुक है, उसमें डिजायर है कि हमें काम करना है, उसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तब इस कंडीशन को बेरोजगारी कहा जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इस परिभाषा को एक लाइन में बता के। उसके बाद यूपी में इतनी, इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेटस है और इतना परसेंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एक तरीका ही हो जाएगा। नहीं तो आप करंट ओरिएंटेड, रिपोर्ट ओरिएंटेड जाइए, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ से रिलेटेड, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे का, या आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। सीएम का स्टेटमेंट रहा अभी रिसेंटली कि उत्तर प्रदेश में
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी दर 17-18 के करीब 6.4% थी, 17-18 में 6.4% थी। अब इनका कहना है गवर्नमेंट का कि 23 तक घट के कितना हो गई 2.6%। ठीक है, यह स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी तैयारी और अच्छी है तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन सीएमआईई का जो स्टेट रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि यह 2.6 नहीं, ये 4% है, और 2017 में यह 3% था, यानी बढ़ा है। तो आप दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दिखा रहा है कि कमी हुई है, यानी गवर्नमेंट दिखा रही कमी हुई है और सीएमआईई दिखा रहा है कि बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या किया, पहले से ज्वलंत जो आपका ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है, उसको और क्या कर दिया, डिबेट का मैटर बना दिया। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या सीएमआईई का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि यूपी में कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग रोजगार की तलाश में, कितने लोग, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ प्रॉपर रिपोर्ट डिटेल में। तो ये आपके पास हो जाएगा करंट रिपोर्ट, या डेफिनेशन से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप कोर्स यूज करने का प्रयास मत करना, कई लोग समझते नहीं है व्यवहारिकता। यूपी के ऐसे क्वेश्चन में आप लगे कोर्स यूज करने, वो एथिक्स के लिए सुटेबल है, या कहीं पर जहां इजिली अवेलेबल होता है वहां कोर्स यूज किया जाता है, जबरदस्ती का कोर्स नहीं सर्च करेंगे। संरचना की बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक देखिए आप क्या करिए, ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं इस संरचना में मैंने कहा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार। तो प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, संबंधित क्षेत्र है, पशुपालन, मत्स्य, ये सब। तो इसमें देखेंगे, ये जो मैं ब्लैक से लिखा हूं ये दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सॉरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखेंगे प्राइमरी सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 55% एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब एक चीज ध्यान देना, यदि पूछता है बेरोजगारी की दर, उस पर डायरेक्ट डेटा आपको नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारी का दर क्षेत्रवार अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऐसे दिखाना होगा, एक तो दिखाना होगा कि रोजगार कितने परसेंट दे रहा है, और दूसरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो 55% रोजगार है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25 से 26% है प्राइमरी सेक्टर का। तो ये अपने आप उस जो डिमांड है उसको शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो कंट्रीब्यूशन है 22% है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 27 से 28%। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 23% एम्प्लॉयमेंट देता है, और आपका 45 से 46% जीडीपी, स्टेट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और उसके साथ साथ आप बता सकते हैं, चूंकि संरचना पूछा है, तो प्राइमरी सेक्टर में लो फॉर्मल दिखेगा कि फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट कम है, 55% बहुत ज्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फॉर्मल औपचारिक बेरोजगारी कम है, लेकिन सही बताएं तो यहां पर हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर उच्च छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में रोजगार तो बढ़ रहा है, जॉब बेस बढ़ रहा है, लेकिन स्किल मिसमैच बहुत ज्यादा है। और सर्विस सेक्टर में इनफॉर्मल जो बेरोजगारी है उसके कारण है क्योंकि वो अनौपचारिक क्षेत्र वहां ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से आप ट्रायंगल बना करके पीरियाडिक लेबर फोर्स का जो श्रम बल में भागीदारी है, तो आप पॉजिटिव दिखाइए, उसका अपोजिट एस्पेक्ट ऑटोमेटिक शो करेगा। तो आप दिखा सकते हैं SC ST का कितना परसेंट है, आपको ये रिपोर्ट डेटा प्रिपेयर करना होगा। OBC का कितना है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग हो गया, रिलीजन वाइज आप दिखा सकते हैं। यूथ को टॉप पे रखिए, तो यूथ सबसे ज्यादा, किसी क्लास की बात करें, किसी कैटेगराइजेशन की बात करें, तो यूथ सबसे ज्यादा, यूथ में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाया जाता है। ठीक है, तो आप दो चीजें देंगे यदि इस तरीके से, तो ये आपके स्ट्रक्चर को बता देगा। अच्छा, मान लीजिए आपका नहीं प्रिपेयर है इस लेवल पे, तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, यूपी में बेरोजगारी। यदि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इतना प्रिपरेशन नहीं है, तो आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के लिख देना। एक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार, यानी इकोनॉमी के सेक्टर वाइज। दूसरा, यहां
लिंगवार यानी लिंग वाइज, जो जेंडर है लैंगिक बेरोजगारी है, जेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप दिखा सकते हैं वर्ग व धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 पार्ट में बांट के आप यदि पॉइंट वाइज लिख भी दे रहे हैं इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट, नहीं आपके पास डेटा रिपोर्ट है, वैसे मैंडेटरी यहां देना, लेकिन नहीं है, आप यदि विचार रख दे रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में जो दूसरा सब पार्ट है, आपसे नेचर या प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति में देखेंगे कृषि प्रधान बेरोजगारी, मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर, और जो बेरोजगारी वो प्रच्छन्न है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यूपी में, बेरोजगारी क्या है आपका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि एक ही खेत पर 5 लोग लगे हुए हैं प्रोडक्शन करने में, जबकि जरूरत है 2 की, तो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उसमें, और प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लगभग 55 से 60% कार्यबल जो है कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है यूपी में। यदि हम पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में बात करें तो यहाँ परिवार आधारित फैमिली बेस्ड एग्रीकल्चर है। यही जो फैमिली एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, यही क्या करता है, श्रम का समायोजन करता है, अतिरिक्त श्रम का, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देता है। दूसरा, यूपी में जो बेरोजगारी है वो अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व है यहाँ पे, मतलब कि इकोनॉमी में एक होता फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, सुभेद्यता ज्यादा होती है, यानी अस्थायित्व कम होता है रोजगार में, कब चला जाए रोजगार आपका कुछ पता नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कम होता है। तो इसको लिखिए कि इनफॉर्मल सेक्टर का इन्फ्लुएंस है और वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, एक टर्म जरूर लिखिए, सुभेद रोजगार है। तो यहां रोजगार की गुणवत्ता की समस्या दिख रही है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं, कोविड का रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा डेटा ये सब दिया हुआ है। फिर देखेंगे यदि नेचर की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के, तो शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि एक तो स्किल मिसमैच का इशू है कि जो डिमांड है मार्केट का और जो पढ़ाई की है उस इस दोनों में गैप है, यानी इंडस्ट्रियल एजुकेशन लैक कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉपुलेशन का दबाव है अपने आप में। तो हालांकि अभी कारण हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, कारण सेकंड पार्ट में जिक्र करना है, डिस्कस करना है। दूसरा नेचर देखेंगे ग्रामीण बनाम शहरी गतिशीलता, जो माइग्रेशन होता है, यह भी एक स्वभाव है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो है, तो आप देखेंगे अभी मैंने दिखाया भी स्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज की एक लिमिटेशंस है, अभी सीमित क्षमता दिख रही है, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को रोजगार देता है सेकेंडरी सेक्टर, तो ये अभी सीमित क्षमता प्रदर्शित कर रहा है, एक समस्या ये है। इसी तरीके से एक एंगल होता है स्वभाव में, नेचर में, प्रकृति में, कि कितना समावेशी है, कितना इंक्लूसिव है, जेंडर को कितना इंक्लूसिव बनाता है। तो इसमें CMIE का रिपोर्ट है कि महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है वो 22% है। सोचिए यूपी में कितना भी बताया हमने, गवर्नमेंट कर रही है 2.something% और CMIE कर रहा है 4%। चलो ठीक है, हम CMIE को मान लेते हैं, लेकिन यही CMIE दिखा रहा है महिलाओं में 22.6% बेरोजगार दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसी तरीके से एक स्वभाव देखा जाए कि विकास में क्षेत्रीय जो असंतुलन है, जो डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटी है, उसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, दोनों सब पार्ट हो गए पहले के। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें डिस्कस करना है कि यूपी में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं, वो भी रीजन वाइज हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट रखना है। तो देखिए बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध हैं। एक है कि आप रीजन वाइज लीजिए ही, जैसे पूछा है कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी का कारण, दूसरा पूर्वांचल में बेरोजगारी का कारण, तीसरा आपका पश्चिमी वेस्टर्न यूपी में बेरोजगारी का कारण, रीजन। तो ऐसे आप 3 पैरा करके या 3 हेडिंग बना करके डिफाइन करिए। ये बड़ा स्पेसिफिक आर्गुमेंट ऑफ फैक्ट देना पड़ेगा आपको, ये आपके लिए टफ टास्क होगा उस प्रेशर में। देखिए मैं आपको यहां बता सकता हूं
क्योंकि मैं खलीहर हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन उस प्रेशर में, दबाव में परफॉर्म करना एक अलग टास्क होता है। तो मैं कहूंगा कि आप रीजनल मत जाइए ऐसे, आप प्रॉपर जैसे एक बेरोजगारी का कारण यूपी में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का कारण एक हेडिंग बनाइए और उसके बाद एक मैप दीजिए और उसके बाद आप पॉइंट वाइज जाइए कि क्या कारण है। हाँ, उसमें आप जहां संभाव मतलब स्कोप हो और आप प्रिपेयर किए रहे कि रीजन वाइज एग्जांपल दे दीजिए, तो उससे आपका काम चल जाएगा और बढ़िया आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कि क्षेत्रीय असमानताओं के प्रमुख कारण, अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी, अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी। ठीक है, उसके कॉजेज बताना है। तो मैप में आप क्या करो, मैप तो बनाओ, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर का गैप क्रिएट कर सकता है। जिस तरह मैं बनाया, यदि आपने बना दिया रीजन वाइज, देखिए यूपी का मैप है, ये वाला क्षेत्र है आपका नोएडा, गाजियाबाद। ठीक है, ये पश्चिमी यूपी है, बागपत, सहारनपुर। तो वेस्टर्न यूपी में देखेंगे ये तुलनात्मक तौर पे अधिक विकसित है यूपी के अन्य राज्यों भागों की तुलना में। ठीक है, रीजन की तुलना में। लेकिन यहां पर क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी ज्यादा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री तो है, लेकिन इंडस्ट्री के रहने के बावजूद भी तुलनात्मक रूप से जो एम्प्लॉयमेंट है उतना बढ़ नहीं पाया। उसके रीजन कई हैं। एक कि जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन है, एआई कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, कि जो मशीन आ रही है वो उन्होंने क्या किया, श्रम को रिप्लेस कर दिया, लेबर को। ठीक है, नॉट लीवर। फिर एक है कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी गहन, यानी पूंजी तो लग रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन उस श्रम को क्या कर रहा है, श्रम गहन नहीं है। तो ऐसे आप बता सकते हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहां पर देखेंगे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सर्विसेज के अपॉर्चुनिटी हैं, उसके बाद भी कंपैरेटिव जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, बढ़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन लैक करना और पॉपुलेशन का बर्डन, क्योंकि एनसीआर का पार्ट है, लोग यहाँ पर ज्यादा माइग्रेट करके जा रहे हैं। आप देखेंगे यदि इस पार्ट की बात करें, बुंदेलखंड, तो पता होगा आपको बुंदेलखंड का जो एमपी से लगा हुआ पार्ट है, झांसी, बांदा, महोबा, ठीक है, ललितपुर, ये सब पार्ट आते हैं। तो इसमें इसको कहा जाता है डिप्राइव्ड रीजन ऑफ यूपी, मतलब ये विकास वंचित क्षेत्र है। यहां पर बेरोजगारी तो है, लेकिन केवल रोजगार का इशू नहीं है बेरोजगारी, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो केवल क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर का, नेचुरल जोखिम, नेचुरल रिस्क है, जैसे सूखा पड़ना, लंबे समय तक ड्रॉट का इशू है। ठीक है, फिर कृषि यहाँ सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद देखेंगे दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म का पॉलिसी मेकिंग फ्लॉज है, यहाँ पे उपेक्षित रहा है विकास से। इसी तरीके से पूर्वांचल की बात करें, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये सब, तो देखेंगे कृषि प्रधान, मतलब एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। मौसमी है, सीजनल है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, और पलायन ज्यादा है, यहाँ पर माइग्रेशन होता है। तो ये आपका एक डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद देखिए, मैंने कहा एक तरीका ये है कि आप रीजन वाइज बांट के बताइए कि पश्चिमी यूपी में, ठीक है, क्या रीजन है, पूर्वी में, तो यहां आपका आर्गुमेंट रिपीट होगा बार बार तर्क। बेस्ट ये होगा कि आप हेडिंग वही बनाइए जैसे मैंने कहा कि कारण, और कारण के बाद आप आइए पॉइंट वाइज लेकर के। कारण, यूपी में बेरोजगारी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज क्या है यूपी में, मेजर कॉज। तो देखिए इसमें आप दीजिए 1 2 नंबरिंग कर लीजिए या पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए। तो देखिए जो सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर वही प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, और जो आपका कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अनडिस्गाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा सांस्कृतिक कारक है, बहुत सारे सांस्कृतिक कारक क्या है कि हमारे यहाँ भी उद्यमशीलता वाला जो गुण होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, वो लैक कर रहा है यूपी में, स्पेशली पूर्वांचल क्षेत्र में।
आप एग्जांपल दे सकते हैं, और बुंदेलखंड में ट्रेडिशनल सोसाइटी है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या था सांस्कृतिक कारण में, कि हम आजीविका निर्वाह दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब लाइवलीहुड के एंगल से हम प्रोफेशन को जीते हैं। वो जो बिजनेस क्लास वाला माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हो पाया है। हमारा मेनली जॉब सीकर है हम, हमें कहीं नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सुरक्षा के भाव में रहते हैं, ठीक है, जॉब सीकर है। जॉब प्रोवाइडर वाला, एंटरप्रेन्योर वाला एंगल डेवलप नहीं हो पाया उतना। तो देखेंगे लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन, क्या कह सकते हैं, स्किल मिसमैच, जो कौशल का अभाव है, बाजार के साथ हमारा एजुकेशन अभी समन्वित नहीं हो पाया है। स्किल मिशन बहुत चले, पीएम सीएम स्किल मिशन, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या रही है, अलग रही है, बहुत कम सक्सेस रहा इसका। इसी तरीके से जो महिला भागीदारी है वो भी हमारे यहाँ क्या है, लिमिटेड है। लेबर फोर्स में, लेबर मार्केट में, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी कम है, तो इसके कारण प्रभावित होता है। यूथ में देखेंगे जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जनांख्यिकी लाभांश है, उसको हम हार्नेस नहीं कर पाए अभी। तो हार्नेस न कर पाना ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, क्योंकि हम यूथ ओरिएंटेड, हमारा कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम, कोई विजन लंबे समय तक रहा नहीं। फिर ऐसे और भी बहुत सारे रीजन हैं जो आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चरल रीजन है। इकोनॉमी का, यूपी इकोनॉमी का भी इनफॉर्मल नेचर होना, जो अभी हमने नेचर में लिखवाया, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर बेरोजगारी का। वैसे बहुत सारे रीजन हैं, आप रीजन को लिखेंगे। अब यदि हम बात करें, देखिए कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, तो एक तरीका क्या है कि आप ऐसे बता सकें कि पूरा एक समरी एक लाइन में निकाल सकें कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी स्ट्रक्चरल रूप से एग्रीकल्चर स्वरूप से उद्योग सेवा प्रधान की ओर परिवर्तित हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं में भी महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। फिर एमएसएमई का विस्तार, स्किल विकास, स्टार्टअप एवं निवेश प्रोत्साहन योजनाएं रोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं, परंतु पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, यानी एक तरफ हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा लैक करना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव, सभी रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होना, एक बहुत बड़ा कारण है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। और कौशल प्रशिक्षण का सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी क्या है, ग्राउंड रियलिटी पेपर से अलग है, तो उस पर काम करना। तो इसलिए हमें जो पॉलिसी बनाई जाए उसमें रीजन ओरिएंटेड पॉलिसी रहे, क्षेत्रवार हम अलग अलग डिफरेंशिएटेड पॉलिसी रखें। अब देखिए एक तरीका है कंक्लूजन का, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की वास्तविक चुनौती रोजगार की संख्या से अधिक रोजगार की गुणवत्ता और संरचना की है। यानी यहाँ पर बेरोजगारी जो है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो है एक पहलू, उससे ज्यादा कहीं यहाँ पर है कि रोजगार की गुणवत्ता खराब है, वो परमानेंट नहीं है, अनस्टेबल है, वो कभी भी छिन सकता है, क्वालिटी नहीं है उसमें, हाई मतलब उसका पेइंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, इंक्लूसिव नहीं है नेचर में। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर में तो कमी आई है, परंतु छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और अनौपचारिक रोजगार की समस्या बनी हुई है। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चरल बैलेंस आना चाहिए इकोनॉमी के हर क्षेत्र में, कृषि से वैल्यू एडिशन होके सेकेंडरी में और फिर टर्सरी में जो हमारा रूपांतरण हो, संतुलित हो इकोनॉमी का। इसी तरीके से थर्ड कंक्लूजन है कि आप गवर्नमेंट के जो एफर्ट है, रोजगार मेला, इसके थ्रू हम जो बेरोजगारी का दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टअप योजना जो है हमारी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, पर्यटन नीति है, टूरिज्म पॉलिसी है, एमएसएमई को लेकर नीति है। तो गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम का जिक्र करते हुए आप एक दे सकते हैं कि कैसे हम सुधार करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, एक सुझावात्मक दृष्टिकोण है। और उसमें आप एसडीजी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी का जो टारगेट है, विकसित भारत में विजन 2047 में यूपी की भूमिका, या एक टर्मिनोलॉजी है उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश, ठीक है, ये सब मेंशन करते हुए आप कंक्लूजन दीजिए। तो ये रहा आपका ये आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।